Do not stand at my grave and cry. I am not there. I did not die. सैनिक कहता है कि मेरे कब्र पर दुख मत मनाओ। मैं यहां नहीं सो रहा, मैं तो हवाओं में घुला हर जगह गली चौबारों में, पनघट चौपालों तक मौजूद हूं। मैं रेगिस्तान के चमकते मनकों में चमक रहा हूं। तो मैं हिमालय की बर्फ की ठंडक में भी हूं। सैनिक हमसे कहता है कि मैं तो फसलों की तरुणाई में हूं। मेरी कब्र पर मत रो, दुख मत मनाओ, क्योंकि मैं वहां नहीं हूं। मैं अभी मरा नहीं हूं। साल 1999 में दुनिया के दो परमाणु शक्ति संपन्न देश भारत और पाकिस्तान हिमालय की पहाड़ियों पर आमने सामने थी। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि क्यों भारतीय सेना दुनिया की सबसे सक्षम सेनाओं में शुमार है। इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा कि कैसे घुसपैठ और आतंक का इस्तेमाल पड़ोसी देश करता है। बीस साल पहले का एक युद्ध और लंबे संघर्ष के बाद मिली एक विजय। युद्ध का कारण था पाकिस्तानी सेना की नापाक हरकत। सर्दियों में हिंदुस्तानी सेना के खाली पड़े बंकरों में पाकिस्तान की सेना रूप बदलकर पहुंची और उसने उन जगहों पर कब्जा जमा लिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 1, ये राजमार्ग मुश्को घाटी, द्रास, करगिल, बटालिक सेक्टर से होते हुए लेह तक जाता है। यही सड़क सियाचिन के दक्षिणी हिस्से में सैनिकों के लिए जरूरत के सामान पहुंचाती है। ये वो समय था जब भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देश परमाणु शक्ति हासिल कर चुके थे। लाहौर में भारत ने पहल करते हुए दोस्ती के हाथ एक बार फिर से बढ़ाए, लेकिन साजिश के जाल तो बुने जा चुके थे। पाकिस्तानी सैनिक एलओसी पार कर भारतीय सीमा में स्थित चोटियों और पहाड़ों पर भारी हथियार और गोला बारूद के साथ छिपकर बैठ गए। घुसपैठियों के वेश में पाकिस्तानी सेना का इरादा था भारतीय जमीन के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लेना, सियाचिन को अलग थलग कर देना। लेकिन शायद पाकिस्तान की सेना लड़ाई के अपने पिछले अनुभवों को भूल गई थी। भारतीय जवानों ने 1947, 1965 और 1971 की तरह ही कारगिल में उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। कारगिल की लड़ाई पिछली लड़ाइयों के मुकाबले बिल्कुल अलग थी। लड़ाई सिर्फ एक घुसपैठ भर नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की एक सोची समझी साजिश थी, जिसके लिए पाकिस्तान की सेना 1998 से ही गुपचुप तरीके से तैयारी कर रही थी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास सिंधु नदी के किनारे बसा एक छोटा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पहाड़ी गांव गरकौन। छोटे से इस गांव की आबादी 600 से 700 के आसपास ही होगी। इसी गांव का रहने वाला एक बाशिंदा है ताशी। 2 मई 1999 को ताशी का एक याक खो गया। ताशी अपने याक को खोजते हुए गांव से दूर पहाड़ों पर चला गया। अपनी दूरबीन से जब उसने पहाड़ों पर देखना शुरू किया तो उसने वहां पे कुछ हलचल देखी। ये हलचल सामान्य नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग हथियारों के साथ बंजो पहाड़ी पर मौजूद थे। ताशी तुरंत पहाड़ी से नीचे उतरा और सेना को इसकी जानकारी दी। 99 माइल 2 तारीख में मेरा हक गुम हुआ था। हक को देखने गया था मैं, तो हमें बारारू तरफ गया, गरखुन नाले तरफ, हम अपना नाले तरफ। तो हमें खा बारारू से तो हक को देखा मैंने, बिनोकुलर था मेरे पास। देखने से ऊपर बंजू टॉप में वहाँ कोई 6 बंदा नजर आया मुझे। कोई बर्फ हर रहा था, कोई पत्थर ढूंढ रहा था। फिर मैं हैरान हो गया बर्फ के बीच में कौन आया हुआ है। फिर मैंने बिनोकुलर से देखा तो यही 6 बंदे से ज़्यादा था भी नहीं था, तो हरकत कर रहा था। फिर मैं वापस आया। वापस आने के बाद हमारे ये जो सूर्य नाले जाने का एक ब्रिज होता है, वह ब्रिज में 3 पंजाब का 4-5 जवान बैठा था। फिर उस गार्ड कमांडर को मैंने रिपोर्ट दे दिया। सर्दियों के समय भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना अपने अपने बंकरों को छोड़कर नीचे उतर आती है। दोनों सेनाओं के बीच काफी समय से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन गर्मियों के शुरू होते ही पाक सेना ने अपनी नापाक हरकत कर दी और भारतीय बंकरों में छुपकर बैठ गए।
पाक सेना ने भले ही घुसपैठ 1999 में की, लेकिन इसकी रूपरेखा वो अंदर ही अंदर 1998 से ही बना रहा था। जब 11 मई 1998 को पोखरण में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत को दिखाने के लिए 28 मई 1998 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। दोनों देशों में तनाव था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस तनाव को खत्म करने की खुद पहल की और फरवरी 1999 में अमन का पैगाम लेकर बस से लाहौर गए। नवाज शरीफ ने गले मिलकर उनका स्वागत किया, लेकिन कौन जानता था कि कुछ महीनों के बाद पाकिस्तान पीठ में ही खंजर घोंप देगा। पाकिस्तान ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया था। उसकी सोच थी कि अगर हम युद्ध जीत जाते हैं तो भारत के महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, अगर युद्ध हार भी जाते हैं तो संघर्ष विराम की स्थिति होगी और जो जहां है वहीं बैठा रहेगा। लेकिन इस इलाके पर ही हमला क्यों, इस इलाके पे ही पाकिस्तानी सेना क्यों आगे बढ़ी, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आप देखें, ये वो इलाका द्रास करगिल का इलाका है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जहां पे पाकिस्तानी सेना उसके उस पार मौजूद थी, लेकिन वो वहां से आगे बढ़ी। और ये जो आप देख रहे हैं पीली रेखा, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है, NH1 है और इसी को कट ऑफ करने का इरादा था, यानी इस पे बमबारी कर यहां से बिल्कुल जो आगे जो पूरा रसद की आपूर्ति होती है उसको रोक देने की कोशिश थी, क्योंकि यही रास्ता आगे सियाचिन तक रसद की आपूर्ति करता है। यही राष्ट्रीय राजमार्ग आगे जो है लद्दाख को पहुंचता है। इसका मतलब अगर ये यहां पे रोक दिया जाता तो इसका मतलब था कि आगे का पूरा इलाका पाकिस्तान जो है वहां कब्जा कर सकता था, सेना की मूवमेंट भी रोकी जा सकती थी। और इसीलिए इस LOC से बढ़कर पाकिस्तानी सेना यहां राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास के पहाड़ियों पर आकर उसने कब्जा बनाया। तो उसे लग रहा था कि ये पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लान है, लेकिन भारतीय सेना ने इस प्लान को नाकाम किया। कैसे, आगे देखिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 1, ये राजमार्ग मुश्को घाटी, द्रास, करगिल और बटालिक सेक्टर से होते हुए लेह तक पहुंचता है। यही सड़क सियाचिन के दक्षिणी हिस्से में सैनिकों के लिए जरूरत के सामान भी पहुंचाती है। साल 1999 की गर्मियों में पाकिस्तानी सेना चुपके से नियंत्रण रेखा पार करते हुए जा पहुंची राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से लगती टाइगर हिल, चोटी पॉइंट 4875, पॉइंट 4590, तोलोलिंग पहाड़ी, पॉइंट 5140 और बटालिक की जुबेर पहाड़ियां। स्कार्दू में मुशर्रफ ब्रिगेड कमांडर था। उस टाइम से उसने ये प्लान किया था कि ये जो गैप है इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि हमने सियाचिन के कब्जे में कर लिया था। मई 1999 के शुरुआती दिनों में भारतीय सेना को पाकिस्तान की इस बड़ी साजिश का पता चल चुका था। पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के करीब 5000 सैनिक घुसपैठियों के वेश में भारतीय चौकियों पर जमे हुए थे। ग्वालियर की जानकारी के बाद सेना ने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के नेतृत्व में 6 लोगों का एक गश्ती दल भेजा, जिसे पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया और यात्रा देकर मार डाला। ये कारगिल के युद्ध से पहले भारतीय सैनिकों की शहादत थी। उसके बाद भारतीय सेना ने दुश्मनों को मार भगाने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। भारत ने अपनी ही पहाड़ियों पर छुपे बैठे पाकिस्तान के सैनिकों पर भीषण पलटवार किया। भारतीय तोपों ने ऊंची पहाड़ियों पर बैठे दुश्मनों को दहला कर रख दिया। लड़ाई बहुत मुश्किल होती जा रही थी। उसी समय भारतीय थल सेना को मदद देने के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया और नौसेना से कराची तक पहुंचने वाले समुद्री मार्ग से सप्लाई रोकने के लिए अपने जहाजी बेड़े अरब सागर में उतार दिए। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान पर पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। जैसे ही वायुसेना को आदेश मिला, उसके लड़ाकू जहाजों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू हो गए। ये वायुसेना के लिए पहला युद्ध था जो इतनी ऊंचाई पर लड़ा गया। शुरुआत में भारतीय वायुसेना ने MiG-21, MiG-23, MiG-27 को जंग के मैदान में उतारा।
शुरुआती नुकसान भी वायुसेना को हुआ, जहां Mi-17 हेलीकॉप्टर गिर गया, लेकिन दुश्मन ने चालाकी से काम लिया और दिन के समय छुपकर बैठ गया। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को ढूंढने और नष्ट करने में वायुसेना को सफलता नहीं मिली। उसके बाद वायुसेना ने दिन रात काम करने वाले और लेजर निर्देशित बम वर्षक विमान मिराज 2000 को मैदान में उतार दिया। मिराज विमान ने पाकिस्तान की कमर ही तोड़ दी। हालत ये हो गई कि पहाड़ियों पर बैठी पाकिस्तानी सेना के रसद, चिकित्सा सप्लाई और गोला बारूद पर भारतीय वायुसेना के मिराज विमानों ने रोक लगा दी। लेकिन हवाई हमलों के बाद अब बारी थी थल सेना की, क्योंकि तोलोलिंग पर जबा दुश्मन लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग पर निगाहें जमाए बैठा था और तोलोलिंग इस पर भारतीय सेना ने सबसे पहले कब्जा किया। और क्यों कब्जा किया, आइए देखते हैं। क्योंकि यही वो तोलोलिंग का पहाड़ है, पहाड़ी थी जिससे यहां दुश्मन बैठा था और वो लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर गोलीबारी कर रहा था। और इस पे कब्जा जमाने के लिए 18 ग्रेनेडियर्स और इसके अलावा 2 राजपूताना राइफल्स की टीमों ने एक साथ इस पे हमला बोला। हालांकि काफी इसमें कैजुअलिटीज हुई, लेकिन ग्रेनेडियर्स और राजपूताना राइफल्स के जवानों ने यह दिखा दिया कि आखिर हालात कितने भी बुरे हों, लेकिन वो आगे बढ़कर उन्होंने इस लड़ाई को जीता। तोलोलिंग युद्ध का अभियान 20 मई 1999 को शुरू हुआ, जिसका जिम्मा 18 ग्रेनेडियर्स को दिया गया। तोलोलिंग पर कब्जा करने की कोशिश में 18 ग्रेनेडियर्स के 25 जवान शहीद हो चुके थे। यह अपने आप में बहुत बड़ी क्षति थी और इसका कारण स्पष्ट था। ऊपर चोटी पर बैठा दुश्मन लगातार हमले कर रहा था, एडवांटेज की पोजीशन में था। जब 2 राजपूताना राइफल्स के जवान भी जब 18 ग्रेनेडियर्स के साथ मिल गए तो इस चोटी पे उन्होंने जबरदस्त हमला किया और नुकसान होने के बावजूद यहां पे जबरदस्त जीत हासिल की, जिसने कारगिल की लड़ाई का रुख ही मोड़ कर रख दिया। राजपूताना राइफल की दूसरी बटालियन ने 12-13 जून 1999 को तोलोलिंग टॉप पर कब्जा कर भारत को ऑपरेशन विजय की पहली जीत दिला दी। पहाड़ों की लड़ाई में अगर एनिमी टॉप पे बैठा हुआ है तो वो आपसे 20 टाइम्स मिनिमम ज़्यादा पावरफुल है। वो पत्थर भी फेंकेगा, कैजुअलिटी होगी। उसने चारों तरफ माइंस लगा रखी थी, वो हमें देख सकता था। उसके पास रॉकेट लॉन्चर्स थे और जैसे ही हम चढ़ाई शुरू करते थे सारी रीइंफोर्समेंट उसी पीक पे आ जाती थी। और उस समय हमारे पास ऑक्सीजन की यहाँ पे इस एरिया में कमी है, हमारे पास इक्विपमेंट पूरे नहीं थे, बट एक जज्बा था, एक पैशन था कि कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन हम विक्ट्री को हासिल करके रहेंगे। चाहे पर्सनल आपके सेक्रीफाइस मैटर नहीं करता। इनफैक्ट मैं जस्ट 1 महीने पहले मेरी शादी हुई थी, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी का बेटा था, किसी का पति था, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि इस समय देश के ऊपर संकट है। अगर मैंने अपनी इस वर्दी का, इस यूनिफॉर्म का फर्ज आज अदा नहीं किया तो शायद ये बहुत गलत होगा। करगिल युद्ध के दौरान ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज 12 जून को तुरंत भारत पहुंचे और भारत के रक्षा मंत्री से वायुसेना के हमलों को रोकने के लिए बोला। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान के सैनिक पीछे नहीं हटते, भारत हमले नहीं रोकेगा। पॉइंट 4875 की चढ़ाई तोलोलिंग और टाइगर हिल के मुकाबले कम तीखी थी, लेकिन जहां दुश्मन भारी हथियारों के साथ मौजूद था, लगातार शेलिंग और एमएमजी का इस्तेमाल किया जा रहा था और यहां पे लगातार चुनौतियां बनी हुई थी। ये आप देख रहे हैं पॉइंट 4875 और यहां पे हमला करने के लिए 2 टीमें बनी। यहां कैप्टन नायर के नेतृत्व में एक टीम और कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में दूसरी टीम ने हमला किया। और खास बात यह है कि कैप्टन विक्रम बत्रा इस अभियान से तुरंत पहले 5140 इस पॉइंट पे सफल ऑपरेशन करके आए थे और लगातार उनकी चर्चा हो रही थी। लेकिन इस पॉइंट 4875 के ऑपरेशन में कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी सर्वोच्च कुर्बानी दी, शहीद हुए, लेकिन इस लड़ाई को जीत हो, इसमें उन्होंने ये सुनिश्चित किया। दुश्मनों ने पॉइंट 4875 पर कई बंकर बना लिए थे। कैप्टन नायर का सामना कुल 4 बंकरों से हुआ था। भीषण युद्ध हुआ। वहीं शेरशाह कोड नाम वाले कैप्टन विक्रम बत्रा, जो पहले ही 5140 चोटी पर फतह कर चुके थे, अपने दूसरे अभियान पर थे और दुश्मनों को चुन चुन कर जहन्नम का रास्ता दिखा रहे थे।
लेकिन तभी पाकिस्तानी सेना के 46 न जाने कितने पाकिस्तानी पैरामिलिट्री के जवानों ने हमला बोल दिया, जिसमें कैप्टन नायर और कैप्टन विक्रम बत्रा सहित 11 भारतीय जवानों ने शहादत दी। लेकिन जाते जाते ये तय कर गए कि भारत मां की ये चोटी 4875 दोबारा दुश्मन इस पर आंख न उठा पाए। मेरी मिट्टी की संतानों, कारगिल के वीर जवानों, मेरी आन के लिए, मेरी शान के लिए तूने हंस के दे दी अपनी जान। तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान। बर्फीली उन चट्टानों पे तू शोला बन के लड़ता रहा, जिस्मों के जख्म नहीं देखे बस आगे बढ़ता रहा। दुश्मन का हौसला चूर किया, उन्हें हारने पे मजबूर किया। जब गोली लगी तेरे सीने पे तब ठहर गई मेरी सांसें। जब तूने मुझे अलविदा कहा तो बरस पड़ी मेरी आंखें। 16,700 फीट ऊंची कारगिल हिल पर कब्जा करने की पहली कोशिश मई में की गई थी, लेकिन उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। कारगिल हिल की दूसरी और अंतिम लड़ाई के पहले भारतीय तोपों की 100 बैटरियों ने एक साथ टाइगर हिल पर गोले बरसाए। उससे पहले मिराज 2000 विमानों ने पेव वे लेजर गाइडेड बम गिराकर पाकिस्तानी बंकरों को ध्वस्त किया, लेकिन वहां पहुंचना अभी भी मुश्किल था। टाइगर हिल पे शुरू से ही नजरें थी। भारतीय सेना ने वहां अभियान भी चलाया था, लेकिन इस इलाके में, इस पहाड़ पे दुश्मन को काफी एडवांटेज था और यहां चढ़ाई काफी तीखी थी। तो जो पहला अभियान था उसमें सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा और भारतीय सेना ने यह सोचा कि इस मुकाबले को बाद में लड़ा जाएगा, पहले जो फौरी तौर पे चुनौतियां हैं उससे निपटा जाए। टाइगर हिल पर अंतिम लड़ाई की शुरुआत 3 जुलाई 1999 की रात 8 बजे शुरू हुई। बोफोर्स पीछे से गरज गरज कर जवानों का हौसला बढ़ा रहा था। अगले दिन सुबह 11 बजे जवान टाइगर हिल की चोटी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। उनकी बंदूकें उनकी पीठ से बंधी थीं। हमारा जो टीम लीडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, एक कुशल नेतृत्व उन्होंने किया टीम का और उस पलटन की और रेजिमेंट का जोशीला नारा सर्वदा शक्तिशाली भारत माँ की जय घोष करते हुए हमारी ये टीम 2 रात और 1 दिन की इस कठिन परिस्थिति में आज की डेट में मौसम देख रहे हैं, इससे कहीं ठंडा मौसम था। 18 ग्रेनेडियर के 25 सैनिक फिर टाइगर हिल की ओर बढ़े। पाकिस्तानियों ने उन पर जबरदस्त गोलीबारी की। 5 घंटे तक लगातार गोलियां चली और इस बीच 18 ग्रेनेडियर्स की एक कंपनी कॉलर चोटी पर पहुंच गई और उसने पाकिस्तानियों को तितर बितर होने के लिए मजबूर किया। लेकिन जो खास बात इस अभियान को खास बनाती है, महत्वपूर्ण बनाती है, वो ये कि इस टाइगर हिल तक पहुंचने के लिए इस बार दूसरे इलाके की तरफ
पूर्वी इलाके से चढ़ाई की गई, जहां चढ़ाई बिल्कुल तीखी थी, 90 डिग्री की चढ़ाई थी। और इसे करते हुए भारतीय सेना के जवान चोटी तक पहुंचे और 2 हिस्सों में बंटकर उन्होंने बंकर पर हमला किया और पाकिस्तानियों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। यहां पर पाकिस्तानियों से आमने सामने की लड़ाई शुरू हुई। अब उन्हें ऊंचाई का कोई फायदा नहीं था। रात 1:30 बजे टाइगर हिल की चोटी भारतीय सैनिकों के नियंत्रण में थी। भारतीय सेना एक के बाद एक द्रास, कारगिल और बटालिक सेक्टर की तमाम हिमालय की चोटियों पर कब्जा करती रही। आखिरकार 26 जुलाई को आखिरी चोटी पर भी जीत पा ली गई। कारगिल विजय ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान कैसे घुसपैठ और आतंकवाद को अपनी नीति मानता है, लेकिन इसने हमारे लिए भी सबक सीखने की एक पूरी किताब खोल दी। बात चाहे खुफिया एजेंसियों के भेदने की क्षमता की हो या सीमाओं पर तैयारी की हो, कारगिल ने पूरी सोच को बदल कर रख दिया। 20 साल पहले लिखी गई इस जांबाजी की दास्तां में हमारे 500 से ज्यादा जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 1300 जवान और ऑफिसर घायल हुए। दुश्मनों को जवाब मिला और हमें सबक, लेकिन आज भी याद आते हैं कई नाम। तूने जो खाया नमक मेरा, उसका पूरा हक अदा किया। कुर्बानी किसको कहते हैं, सारी दुनिया को बता दिया। हर हिंदुस्तानी कहता है, तू उसके लहू में बहता है। तेरे माता पिता बीवी बच्चे रहते हैं मेरी पनाहों में। कभी आँच नहीं आने दूंगा, कभी आँच नहीं आने दूंगा। रखूंगा उन्हें निगाहों में, मेरी आन के लिए, मेरी शान के लिए। तूने हंस के दे दी अपनी जान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा तेरा हिंदुस्तान।